तो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ टिबेट के पहले एपिसोड को। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारा प्रोटैगनिस्ट एक काले अंधेरे कमरे में था। उसे बस एक छोटी सी रोशनी दिख रही थी। वो वहां बैठे बैठे ये सोच रहा था कि आखिर उसे मारा कैसे गया होगा। क्या उसे पॉइजन किया गया होगा या फिर उसे असैसिनेट किया गया होगा, क्योंकि आखिरकार वो अपनी पिछले जन्म में एक राजा था। तभी प्रोटैगनिस्ट के सामने से काला अंधेरा हटने लगता है और उसको अपने नए पेरेंट्स दिखाई देने लगते हैं। उसको समझ में आ जाता है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। वो वहां पे अपने खड़े मदर फादर को रिकॉग्नाइज करने लगता है। वो बोलता है कि उसकी मदर काफी सुंदर है और उसके फादर उसे एक स्ट्रिक्ट पर्सन लग रहे हैं। उसको अपने आसपास के एनवायरनमेंट में भी कुछ स्ट्रेंज महसूस नहीं होता, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कौन सी जगह पे है। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। प्रोटैगनिस्ट अपनी फैमिली के साथ आराम से रहने लगता है और एक दिन वो अपनी मदर के साथ मार्केट में भी जाता है, जहाँ पे वो नोटिस करता है कि यहाँ के लोग खुले आम हथियार लेके घूमते हैं। यानी कि इस दुनिया में भी फाइटिंग और मोनार्क का सिस्टम जरूर होगा। फिर कुछ दिनों बाद प्रोटैगनिस्ट का फादर एक दिन उसको खिलाने के लिए अपनी गोदी में लेता है और तेजी से गोल गोल घुमाने लगता है, जिससे कि प्रोटैगनिस्ट की हालत तो टाइट हो रही थी, लेकिन उसके फादर को लग रहा था कि प्रोटैगनिस्ट को बहुत मजा आ रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं था। प्रोटैगनिस्ट पूरे तरीके से उल्टी करने वाला था। तभी प्रोटैगनिस्ट के पैर पे चोट लग जाती है। उसकी मदर उसके फादर पे काफी गुस्सा करने लगती है। उसकी मदर उसका इलाज अपने हीलिंग मैजिक से करती है। अभी तक प्रोटैगनिस्ट को उसका कोई नाम नहीं मिला था। उसके मदर फादर भी उसे एक कला कह के बुलाते थे। जिसके बाद प्रोटैगनिस्ट बताता है कि पिछले जन्म में वो एक काफी बड़े साम्राज्य का किंग था। उसने अपने जीवन में काफी बड़ी सेनाओं को लीड किया है और साथ ही साथ काफी बड़े बड़े देशों के साथ युद्ध में जीत भी हासिल करी है। लेकिन आज तक उसे उन सभी चीजों में से किसी भी चीज में इतना प्राउड फील नहीं हुआ जितना आज उसे एक छोटे बच्चे के तौर पे क्रॉल करने में हो रहा है, क्योंकि उसके मदर फादर उसको ये करता देख काफी खुश हो रहे थे। लेकिन अपना प्रोटैगनिस्ट शीशे से लड़ जाता है और जिसके बाद वो अपने आप को शीशे ही में देखने लगता है। उसके मदर फादर को लगता है कि ये कला को देखो, ये कैसे अपने आप को शीशे में निहारे जा रहा है। और इधर प्रोटैगनिस्ट बोल रहा था, लड़कियों तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं काफी अट्रैक्टिव हूँ। मैं जैसे ही बड़े होऊंगा तुम सबकी कच्ची गीली कर दूंगा। अगले सीन में प्रोटैगनिस्ट सो रहा था। उसकी मदर उसको किस करके वहां से जाती है, लेकिन असल में प्रोटैगनिस्ट सो नहीं रहा था। वो अपनी मदर के जाने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसकी मदर जाती है, वो अपने बिस्तर से अपनी तकिया को नीचे फेंकता है और अपने बिस्तर से कूद जाता है और सीधा लाइब्रेरी में घुस जाता है। जिसके बाद वो इस दुनिया के बारे में रिसर्च करने लगता है। तो वो हमें बताता है कि अब तक उसने अपने कॉन्टिनेंट के बारे में 3 चीजें पता की हैं, कि उसका कॉन्टिनेंट 3 बड़े मेजर हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहला हिस्सा है एलिनॉयर। ये जगह पूरे तरीके से फॉरेस्ट से ढकी हुई है और यहाँ पास इंसानों का मिलना काफी मुश्किल होता है। दूसरी जगह है डॉर्व। ये जगह भी पूरे तरीके से अंडरग्राउंड है और यहाँ पे भी इंसानों का मिलना काफी मुश्किल होता है। लेकिन सेपिन एक ऐसी जगह है जो ह्यूमन पॉपुलेटेड रीजन है। यहाँ पे इंसानों की आबादी सबसे ज्यादा है। जिसके बाद प्रोटैगनिस्ट को पता चलता है कि इस दुनिया में तो मैजिक नाम की भी चिड़िया है। जिसके बाद वो मैजिक के बारे में पढ़ने लगता है। उसे पता चलता है कि इस दुनिया में माना फोर्स नाम की भी चीज है, जिसको लोग अपनी बॉडी में स्टोर करके भी रख सकते हैं और साथ ही साथ बाहर की दुनिया में एमिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 तरीके के लोग होते हैं, ऑगमेंटर्स और एमिटर्स। ऑगमेंटर्स वो होते हैं जो पूरी माना फोर्स को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करके रखते हैं, ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और बॉडी को हल्का या फिर मजबूत बना सकें।
और एमिटर्स वो होते हैं जो माना फोर्स को बाहर की फोर्स के साथ मिलाते हैं और उसको रिलीज करते हैं ताकि वो बाहर के एनवायरनमेंट में फैली हुई माना फोर्स को बेंड कर सकें और उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकें। और मेरी मदर भी उनमें से एक ही है, वो भी एक एमीटर है और वो सबसे खास एमीटर है। ये एमीटर इस दुनिया में काफी ज्यादा रेयर है क्योंकि वो एक हीलर है। मैंने जितना पढ़ा है उससे मुझे यही पता चला है कि माना को कंट्रोल करने की पावर 100 में से सिर्फ एक इंसान के पास आती है और वो भी उसे कंट्रोल करने में, सीखने में काफी समय लगता है। लगभग वो 13 की उम्र तक इस चीज को कंट्रोल करना सीख पाता है। ये बिल्कुल हमारे दुनिया के काय फोर्स जैसा है जिसको लोग मेडिटेशन करके अपने कंट्रोल में लाते थे। तो क्या मैं इस दुनिया के माना फोर्स को भी मेडिटेट करके अपने कंट्रोल में ला सकता हूँ? ये चेक करने के लिए प्रोटैगनिस्ट तुरंत ही मेडिटेशन करने लगता है और अचानक से काफी सारा एनर्जी उसके आसपास इकट्ठा होने लगता है। लेकिन तभी उसकी मदर आ जाती है और वो उसके ध्यान को तोड़ देती है। उसकी मदर देखती है कि प्रोटैगनिस्ट ने पैंट में हग रखा है। अगले सीन में हमें 2 साल का टाइम स्किप दिखाया जाता है। उसकी मदर बैठ के अपने बेटे के बारे में लिख रही थी कि आर्थर दुनिया का सबसे एडोरेबल बेबी है। अब 2 साल बीत चुके हैं, मैं उसके बारे में काफ़ी कुछ जान चुकी हूँ, लेकिन अगर मैं डिपेंडेबल मदर नहीं बनी तो फ्यूचर में ज़रूर उसे ट्रबल से गुजरना होगा। एक दिन मैंने नोटिस किया कि आर्थर के फादर उसको फाइट करना सिखा रहे थे। मैंने तुरंत ही उसके फादर को ये करने के लिए डांटा क्योंकि अभी आर्थर की उम्र ही क्या हुई है, उसने तो जस्ट अभी रेंदने से चलना सीखा है। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है कि आर्थर को स्मॉल मर्चेंट्स, वेपन्स और मैजिक में काफी इंटरेस्ट है। वो मैजिक को दिन भर देखते रह सकता है। मैं उसके फ्यूचर के बारे में तो नहीं बता सकती, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगी कि वो एक सही राह पे निकले, कहीं वो अपने फादर के जैसे एक एडवेंचरर ना बन जाए। मुझे इसी बात का डर खाया जाता है कि वो कहीं किसी गलत रास्ते पे ना निकल जाए। कई बार वो लाइब्रेरी में घुस जाता है, जबकि मैं उसे वहाँ जाने से कई बार रोक चुकी हूँ। वो फिर भी मेरी बातों को नहीं समझता। जिसके बाद आर्थर हमें दिखाया जाता है जो अपने फादर को देख रहा था। उसके फादर पता नहीं कोई सा मैजिक को चैंट कर रहे थे। वो देखता है कि उसके फादर एक जगह पे खड़े होके काफी मिनटों तक किसी चीज को रटे जा रहे थे। जिसके बाद अचानक से वो एक काफी खतरनाक सा मैजिक करते हैं, जिसको देख के आर्थर भी शौक में आ जाता है क्योंकि उसके फादर ने कुछ गिट्टी और कंकड़ों को बिना छुए हवा में फेंक दिया था। आर्थर शौक में नहीं आया था, वो गिल्ट महसूस कर रहा था कि ये आदमी इसका फादर कैसे हो सकता है। तभी वहाँ उसकी मदर आ जाती है जो उसके फादर को देखने लगती है और अपने बेटे से बोलती है कि बेटे, क्या तुम अपने फादर को देख रहे हो? चलो यहाँ से, तुम्हारी निन्नी का टाइम हो गया है। और तभी प्रोटैगनिस्ट अपनी मदर से बोलता है, मामा मामा बुक्स, मामा बुक्स। उसकी मदर पिघल जाती है और वो अपने बेटे को बुक्स पढ़ने के लिए छोड़ देती है। जिसके बाद अचानक से एक काफी जोर की आवाज आती है, जिसको सुन के उसकी मम्मा यार्ड में चली जाती है। और इधर अपना प्रोटैगनिस्ट तुरंत ही अपने माना कोर को एक्टिवेट करने में लग जाता है और वो एनर्जी को तेजी से गैदर करने लगता है। इधर उसकी मम्मा देखती है कि उसके फादर ने फिर से एक ट्री को गिरा दिया था। तभी अचानक से एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। जैसे ही ब्लास्ट का इम्पैक्ट खत्म होता है, आर्थर की मदर चिल्ला के बोलने लगती है, आर्थर अभी भी अंदर है। रेनॉल्ड्स तुरंत ही अंदर जाता है और वो एक काफी शॉकिंग चीज को देखता है कि आर्थर एक काफी गलत सिचुएशन में है। वो हंसते हंसते, रोते रोते बोलने लगता है, वो अभी तो 3 साल का भी नहीं है और उसने
माना को कंट्रोल करना सीख लिया है। जैसे ही आर्थर होश में आता है, वो अपने माना कोर को एक्टिवेट करने को लेकर खुश होने लगता है, लेकिन वो जैसे ही एनवायरनमेंट को नोटिस करता है, वो बहुत ज्यादा शॉक में आ जाता है कि आखिर उसके घर के साथ ऐसा किसने किया होगा। जिसके बाद फिर से एक मेजर टाइम स्किप होता है। आर्थर अपने बिस्तर पे बैठे बैठे बता रहा था कि उसने इस समय के अंदर काफी कुछ सीखा। उसने अपनी मदद से लिखना और पढ़ना सीखा, और साथ ही साथ उसके फादर ने उसकी बॉडी को ताकतवर बनाने के लिए उसे माना मैनिपुलेशन और ऑगमेंटेशन के साथ साथ बेसिक वर्कआउट भी करवाए। उसे ज्यादा वक्त बीता नहीं था, उसके फादर ने उसे प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ कर दिया। जिसके बाद उसके फादर उसके लिए एक वुडन स्वॉर्ड लेके आए थे उसके तीसरे बर्थडे पे। ये सब आर्थर बता रहा होता है, तभी उसके फादर उसे प्रैक्टिस के लिए ले जाने को आ जाते हैं। वो दोनों अपने घर के गार्डन में आ जाते हैं। रेनॉल्ड्स आर्थर से उसके माना कोर को उसके लंग्स और हार्ट जैसा ही एक ऑर्गन मान के कंट्रोल करने का इंस्ट्रक्शन देता है। जिसके बाद आर्थर अपने डैड के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन आर्थर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसके डैड उसे हौसला दे रहे थे कि आर्थर तुम कर सकते हो। आर्थर समझ जाता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है डिनर से पहले स्टडी करने का, क्योंकि अगर वो डिनर कर लेगा तो उसकी मम्मी उसे सुला देंगी। इसलिए आर्थर अपने माना कोर को कंट्रोल करने लगता है और अपनी सारी माना एनर्जी को एक जगह पे स्टोर करके सीधा अपने डैड के ऊपर हमला करता है और अपने डैड के हाथ में पकड़ी हुई डंडी को काट देता है। उसके डैड भी शॉक में आ जाते हैं। जिसके बाद आर्थर अपने डैड से परमिशन मांगता है क्या वो पढ़ने जा सकता है। उसके डैड उसे अलाउ कर देते हैं। जिसके बाद अगले सीन में आर्थर हमें फिर से लाइब्रेरी में दिखाया जाता है। वो माना कोर के बारे में स्टडी कर रहा था। वो हमें बताता है कि माना कोर का कलर इंसान के माना प्योरिटी के बारे में बताता है। सबसे पहले आता है ब्लैक कलर, फिर उसके बाद आता है रेड कलर, फिर उसके बाद आता है ऑरेंज कलर, फिर उसके बाद आता है येलो, फिर आता है सिल्वर, और सबसे लास्ट में सबसे ऊंचे पद का माना कलर जो होता है वो होता है वाइट। ये माना कलर डिफाइन करता है कि इंसान अपने प्योरिटी के सबसे ऊंचे लेवल पे पहुंच चुका है। और हर स्टेज के 3 शेड्स होते हैं। सबसे पहला डार्क शेड, दूसरा सॉलिड शेड, तीसरा लाइट शेड। जितना ज्यादा लाइट शेड का माना कलर होगा उतना ज्यादा प्योरिटी होगी। तभी आर्थर को उसकी मम्मी बुलाने लगती है कि बेटा आके डिनर कर लो वरना तुम्हारी बुद्धि लाल कर दूंगी। आर्थर अपना खाना खाते टाइम बहुत ज्यादा गुस्से में था कि इस घर में एक बच्चा अकेले कुछ समय भी नहीं बिता सकता, मैं कैसे कोई भी चीज सीख पाऊंगा। इधर अपना रेनॉल्ड्स जो था वो काफी परेशान था। वो सोच रहा था कि आर्थर को एक प्रॉपर मेंटोर की जरूरत है। ये बात सुनते ही आर्थर की मदर काफी गुस्से में आ जाती है और वो उसके फादर से बोलने लगती है तुम पागल हो गए हो क्या? अभी हमारा बेटा सिर्फ 4 साल का है रेनॉल्ड्स, और तुमने कहा था कि तुम उसे सिखा पाओगे, तो अब क्या हुआ? रेनॉल्ड्स बोलता है अरे मेरी माँ, मैंने थोड़े ना सोचा था कि मेरा बेटा 4 साल की उम्र में ही इतना ज्यादा काबिल होगा माना मैनिपुलेशन में। मैं ही उसे पीछे रोक रहा था। उसके अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है, प्लीज उसे जायरस जाने दो। उसे एक असली टीचर की जरूरत है। उसके मदर फादर लगातार लड़े जा रहे थे। आर्थर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी आर्थर के मदर फादर बोलते हैं आर्थर तो चलो तुम डिसाइड करो तुम क्या चाहते हो। जिसके बाद आर्थर सोचने लगता है कि उसके मदर फादर ये चाहते हैं कि वो ये डिसीजन खुद ले, जबकि उसकी उम्र सिर्फ 4 साल की है। तो मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे मेरे मदर फादर दोनों एग्री करें। तभी आर्थर बोलता है तो क्यों ना हम सब साथ में चले, मम्मा भी मेरे टीचर को देख के खुश होंगी। ये सुनते ही उसके मदर फादर एकदम साइलेंस में आ जाते हैं। आर्थर को लगता है उसने कुछ गलत बक दिया है, लेकिन अचानक से उसके मदर फादर बोलने लगते हैं अरे भाई साहब, हमने ये आइडिया सोचा ही क्यों नहीं कि हम सब तो साथ में भी जा सकते हैं। जिसके बाद अगले ही हफ्ते वो सब एक साथ जायरस सिटी के लिए निकल जाते हैं आर्थर के रियल टीचर को ढूंढने। अगले सीन में आर्थर अपने कमरे में पढ़ रहा होता है। उसकी मदर आके उसे सोने के लिए बोलती है क्योंकि अगले दिन उन सभी को
जल्दी सुबह निकलना होगा क्योंकि वो सब आर्थर के फादर के दोस्त के साथ जायरस जाने वाले थे। ये वही दोस्त है जिन्होंने आर्थर के डैड की मदद की थी जब उन्हें खुद का घर वापस से रीबिल्ड करना था। सुबह हो जाती है, आर्थर और उसकी फैमिली रेनॉल्ड्स के दोस्तों से यूनाइट कर लेते हैं। आर्थर अपने आप को रेनॉल्ड्स के दोस्तों से इंट्रोड्यूस करता है। एडम आर्थर से बोलता है, अरे बेटा, तुम्हारे अंदर इतने ज्यादा मैनर्स हैं, क्या तुम सच में रेनॉल्ड्स के बेटे हो? जिसके बाद एंजेला उसे क्यूट समझ के अपनी गोदी में उठा लेती है और अपने बूबीज में रगड़ने लगती है। आर्थर सांस नहीं ले पा रहा था। एंजेला बोलती है, अरे बेटा, तुम तो अपने मॉम से मिलते हो, चलो अच्छा हुआ तुम अपने फादर से नहीं मिलते, वो साला बकवास आदमी। जिसके बाद आर्थर को दर्दन मिलता है। दर्दन जो था वो एक बीस्ट जैसा दिख रहा था। आर्थर उसे देख के डर जाता है, लेकिन असल में दर्दन तो सबसे ज्यादा हम्बल बंदा निकलता है। वो आर्थर को काफी प्यार करता है। तभी आर्थर जैस्मिन को देखता है। जैस्मिन मुंह मटका के चल देती है। आर्थर को समझ में नहीं आता कि जैस्मिन ने ऐसा क्यों किया। तभी हेलेन आर्थर को बताती है कि वो लड़की थोड़ा कम खुले मिजाज की है, इसलिए उसे थोड़ा समय लगेगा तुम्हारे साथ घुलने मिलने में। जिसके बाद वो सब बैलगाड़ी में तो नहीं, लिजर्ड गाड़ी में बैठ जाते हैं और जर्नी की शुरुआत कर देते हैं। वो सब रात को हंटिंग करके बैठ के कैंप फायर में खाना पका के खा रहे होते हैं। हेलेन आर्थर से बोलती है, आर्थर, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? चिंता मत करो, तुम पहली बार ट्रैवल कर रहे हो, इसलिए तुम्हें थोड़ा बोरिंग फील होगा, लेकिन जैसे ही तुम एडवेंचर्स को अपने अंदर देखोगे वैसे ही तुम्हें मज़ा भी आने लगेगा। आर्थर मनी मन बोलता है, हाँ, शायद मेरा ये पहली बार है इस लाइफ के अंदर, इसलिए मुझे बोरिंग महसूस हो रहा है। हेलेन आर्थर से बोलती है, आर्थर, मैंने सुना है तुम काफ़ी जीनियस मेज हो, क्या ये बात सच में है कि तुमने 3 साल की उम्र में ही खुद को अवेक कर लिया था? आर्थर जिसके बाद बताने लगता है हेलेन को सारी चीज़ें। तभी एडम अचानक से उठता है और बोलता है, मुझे शायद आर्थर को चेक करना चाहिए कि वो कितना ताकतवर बच्चा है। रेनॉल्ड्स एडम को बोलता है, प्लीज़ ज़्यादा ताकत मत लगाना, क्योंकि उसने जस्ट अभी माना को कंट्रोल करना सीखा है। एडम बोलता है, ठीक है। जिसके बाद वो आर्थर को उठा लेता है और उसके साथ ट्रेनिंग करने पहुंच जाता है। उन दोनों के बीच का मुकाबला शुरू हो जाता है। एडम बिल्कुल एक खूंखार टाइगर जैसा लग रहा था। इस चीज को देखते ही आर्थर अपने डैड से बोलता है, डैड प्लीज मुझे बचा लीजिए, कि रेड हेड वाला आदमी मुझे आज मार ही डालेगा। आर्थर के डैड बोलते हैं, बेटा जाओ उसे हरा दो और उसको उसकी औकात दिखा दो। आर्थर बोलता है, मेरे डैड कितने यूजलेस हैं। जिसके बाद आर्थर डिसाइड करता है कि वो एक राजा की तरीके से लड़ेगा। वो राजा वाली पोजीशन ले लेता है। जिसके बाद दोनों के बीच में मैच चालू हो जाता है। आर्थर और एडम दोनों ही अपने फुल पोटेंशियल पे लड़ रहे थे। जिसके बाद आर्थर न्यूटन के थर्ड लॉ को इस्तेमाल करते हुए फाइट को एंड करता है। लेकिन ये फाइट आर्थर हार चुका था, क्योंकि एडम सही में यार बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये चीज को देख के दर्दन तुरंत ही एडम को चिल्लाता है कि तुम पागल हो क्या, एक बच्चे के सामने अपने फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल कर रहे हो। एडम बोलता है, वो सब छोड़ो यार, लेकिन ये बच्चा बहुत ज्यादा खतरनाक बीस्ट है। ये बंदा एकदम मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। आखिर तुम इसको क्या सिखाते हो? रेनॉल्ड्स, एक बार मुझे बताना जरूर तुम। जिसके बाद आर्थर और एडम क्लेरिफाई करने लगते हैं कि नहीं, हम लोग ऐसा कुछ नहीं सीखते, मैं तो बस स्टडी करता हूँ, ये वो। आर्थर की बात पे कोई भी सांस नहीं करता। जिसके बाद रेनॉल्ड्स के कंपेनियन बोलते हैं, ठीक है, तुमने ये सब बुक से सीखा है, खुद से स्टडी करके, लेकिन तुम्हें ये टेक्निक मुझे भी सिखानी होगी। जिसके बाद आर्थर जैस्मिन, एडम दोनों को ये टेक्निक सिखाने लगता है। जैस्मिन तो ये टेक्निक सीखते वक्त ही फिसल के गिर जाती है और रेनॉल्ड्स इतना ज़्यादा बेकाबू हो जाता है कि वो अपना सर जाके पेड़ में धंसा देता है। अगले सीन में ही वो लोग एक झरने में नहा रहे होते हैं। जिसके बाद वो सभी फिर से अपनी जर्नी पे निकल जाते हैं। आर्थर बैठ के स्टडी कर रहा होता है। जैस्मिन उसे झांक झांक के देख के बोल रही थी कि मुझे और सिखाओ आर्थर, और सिखाओ। और तभी अचानक से
उनके ऊपर कुछ बैंडिट्स हमला कर देते हैं। उनके ऊपर तीर कमान से हमला हो रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर सभी सतर्क हो चुके थे और इन बैंडिट से बचने के बारे में सोचने लगे थे। सभी बैंडिट से लड़ रहे थे, लेकिन बैंडिट्स के ग्रुप ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। अब वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे। तभी हमें बैंडिट्स का लीडर दिखाया जाता है, जिसके ओठ लाना रोड्स जैसे थे। वाह भाई। और यहीं पे अपना एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों बताना मत भूलना कि आपको कैसी लगी स्टोरी। पहला एपिसोड तो बहुत मिड गया है, क्योंकि इसकी स्टोरी काफ़ी स्लो पेसिंग है। अब देखो एनीमे में कितने चैप्टर कवर करते हैं, मैंने तो 9 चैप्टर्स को कवर कर दिया है और काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन भी किया है डिटेल में। आपको कहानी भी समझ में ज़रूर आई होगी। देखो यार, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि एनीमे जो होगा वो मान लो 5 ही चैप्टर्स कवर करता है, तो कहानी जो होगी मेरी वो एनीमे से आगे निकल जाएगी। तो ये बारे में मत सोचो, मैं इस स्टोरी को पार्ट्स के तौर पे लाऊंगा। जैसे कि पहला सीज़न में 5-6 पार्ट्स के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा, दूसरा सीज़न भी 5-6 पार्ट्स के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो एक तरीके से यही समझ के चलना मेरी स्टोरी को। बाकी यार दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कर दो, बिकॉज भाई ज़रूरत है यार हमें सब्सक्राइबर्स की, क्योंकि हमारे चैनल पे बिल्कुल भी एक्टिव सब्सक्राइबर्स नहीं बचे हैं और हमें एक्टिव सब्सक्राइबर्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है।